हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीके को जीके में। आइए हम पढ़ते हैं आज हाइड्रोजन के पार्ट 3 वाले लेक्चर में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है और हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के एक कंपाउंड के बारे में जो कि है वाटर। तो आइए बात करते हैं वाटर। वाटर हमारे डेली यूज़ यानी डेली लाइफ में यूज़ में आता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। इसकी क्या है, ये 3 फेज में पाया जाता है, गैसियस फेज में, लिक्विड फेज में एंड सॉलिड फेज में। कितने फेज में पाया जाता है? लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में और गैसियस फेज में। मोस्टली ये लिक्विड फेज में पाया जाता है, जो कि हम पीते हैं पानी जिससे कि हमारी प्यास बुझती है, वो है लिक्विड फेज में पाया जाता है। बाकी मोस्टली ये बाकी पाया किस में जाता है? गैसियस में और सॉलिड में भी पाया जाता है। तो पहली बात आज हम लोग बात करते हैं कि गैसियस फेज में ये किस तरीके से पाया जाता है। पहली बात तो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कुछ। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं और इन दोनों के बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट। इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 95.7 पिकोमीटर। इतनी तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। ये इस तरीके से बनाता है। दूसरी चीज इसमें ये किस फेज में होता है? जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है तो ये गैसियस फेज में होता है। किस फेज में होता है? गैसियस फेज में होता है। जब गैसियस फेज में होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो बात क्लियर हो गई। अब ये तो गैसियस फेज के बारे में हो गया। अब इसके बाद मैं मिटा देता हूँ। अब गैसियस फेज में हो गया। अब गैसियस फेज में होने के बाद अब बात कर लेते हैं सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में ये किस तरीके से होता है बच्चों? सॉलिड फेज में ये होता है हेक्सागोनल पैकिंग के फॉर्म में होता है, जो कि हम आइस बोल सकते हैं, जो कि हम आइस क्यूब्स बोलते हैं। तो आइस किस क्या फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। किसका? वाटर का। तो ये कैसे बनता है आइए देखते हैं। OH ये बना तीन, ये O इसका, ये H इसका, ये H इसका। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके की ये हेक्सागोनल पैकिंग में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ जो सॉलिड यानी आइस होता है उसकी डेंसिटी नॉर्मल जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है उससे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है क्योंकि यही कारण है, क्योंकि जिससे की वजह से आइस क्या करता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, क्योंकि डेंसिटी आइस की कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर जो कि लिक्विड फेज में होता है। तो इसलिए वो फ्लोट करता रहता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये सॉलिड स्टेट में बनाता है। तो दूसरी चीज ये लिक्विड फेज में कैसे होता है? सबसे पहली बात तो लिक्विड फेज में इस तरीके से होता है क्योंकि जो H2O है ये एक्चुअल में बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज होती है, आइए इसको भी समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं होती है। हाइड्रोजन से जो भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है इनडायरेक्टली, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखिए जो H2O का मॉलिक्यूल है इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन के वजह से ही
जो H2O का मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, जिस वजह से इसका मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक लिक्विड फेज में इसको रखते हैं। इसी वजह से ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एक ये कारण है, ये रीजन है जिस वजह से ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। इसको समझ लेते हैं बना करके हम लोग किस तरीके से होता है। OH उसके बाद इससे भी कोई हाइड्रोजन अटैच होगा इस तरीके से, ये भी किसी मॉलिक्यूल से या ऐसे। अब जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी किसी ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये भी इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये भी किसी ऑक्सीजन से अटैच होगा। इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल एक तरीके से पूरा मॉलिक्यूल क्या है, अटैच होता है। इसी वजह से ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पहली बात तो इसका जो डेंसिटी होती है, जो कि मैंने बताई, डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड फेज ऑफ H2। ठीक, बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आएगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब हम बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज़ आती है कि इसका केमिकल नेचर कैसा है, ये किसके किसके साथ बॉन्ड बनाता है, और कौन कौन कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, कौन कौन कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और किस तरीके के रिएक्शन करते हैं। ये सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर। अब जब हम एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बात करते हैं तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये दोनों तरीके का नेचर रखता है, एसिडिक नेचर भी, बेसिक नेचर भी। एसिड के तरह भी बिहेव करता है और बेसिक के तरह भी बिहेव करता है। कभी कभार कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक both acid as well as base, दोनों तरफ बिहेव करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आइए समझते हैं किस तरीके से ये बिहेव करता है। H2O की रिएक्शन अगर हम NH3 से कराएंगे तो क्या देगा? ये देगा NH4 प्लस 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 O2 डैश। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये इसने H प्लस दिया। H प्लस देने का इन द सेंस, अगर इसने H प्लस दिया है तो H प्लस दिया है तो मतलब क्या हुआ? ये मतलब क्या हुआ? H प्लस दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एसिड हो गया। कैसा हो गया? ये एसिड हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है पानी, तब की बात ये है।
तो मतलब अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब आइए बेस की तरह बात कर लेते हैं। जब H2O की रिएक्शन H2S से कराएंगे, H2S से कराएंगे तो क्या बनता है? H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। H3O प्लस प्लस HOSO4 माइनस। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? तो ये क्या बनाएगा? HS माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई? तो H2O H2S तो क्या बनाया? H3O प्लस और HS माइनस। यहाँ पे इस केस में ये बेस की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? बेसिक नेचर। कैसा? बेसिक नेचर। तो ये क्या केस हो गया? ये एक बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बार बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों ही तरह ये बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो गया? एम्फोटेरिक नेचर हो गया। तो बात क्लियर हो गई? इसको मिटा दूं, लिख लीजिए, इसको तो मिटा देता हूँ। लिख लिया, मिटा दूं, चलिए। अब एक और लास्ट में आता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ H2O। बच्चों जब हम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ H2O कराते हैं तो इस केस में आयोनाइजेशन का मतलब इसको आयंस में तोड़ देंगे, सेल्फ इसका खुद का आयोनाइजेशन कराते हैं। तो या पानी को मॉलिक्यूल को कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा OH माइनस आयन बनता है और H प्लस आयन बनता है। इस केस में क्या होता है? ये होता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस होता है। और ये क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ये कॉन्जुगेट बेस होता है और ये क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सेल्फ आयन, इसको आप नोट में लिखोगे। कैसे, किस में लिखेंगे? नोट में लिखेंगे। इसको लिख लीजिए नोट में। सेल्फ आयनाइजेशन कराना है, ये है वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए, लिख लिया, मिटा दूं, चलिए। ये तो हो गई एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इसके बारे में। अब ये दूसरा नेचर जो है इसका वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ये रेडॉक्स रिएक्शन भी शो करता है। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन होती है जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो। मतलब वो एक साथ एक ही रिएक्शन में एक साथ हो, ये नहीं कि एक एक करके हो, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, ऐसा नहीं। रिडक्शन भी हो उसी समय पे और ऑक्सीडेशन भी हो उसी समय पे, तो उस तरीके के रिएक्शन को कैसे हम रिएक्शन कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके की भी रिएक्शन ये कौन? H2O शो करता है। तो H2O इस तरीके भी रिएक्शन शो करता है। तो आइए जानते हैं कैसे शो करता है। मोस्टली सबसे पहले हम बात करते हैं Na यानी मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ अगर इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 गैस। तो इस केस में हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और हमें ये क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। ये कैसी रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बच्चों?
अब इसके बाद एक मेन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि अपना खाना बनाते हैं, तो उस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए देखते हैं, उसमें आपको पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो O2 निकलती है, जो पौधे O2 निकालते हैं, जो पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, वो किसका ऑक्सीजन होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है या फिर H2O का ऑक्सीजन होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे होता है सारी चीजें। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बच्चों जब ये प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस पानी यानी वाटर प्लस O2 गैस। यानी कि ये जो O2 निकलती है बच्चों, ये H2O के वजह से निकलती है। किसके वजह से निकलती है? ये H2O के वजह से निकलती है। ये आपके वनडे एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, सब में ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना होगा कि जो H2O जो O2 निकलती है बच्चों, जो पौधे O2 निकालते हैं वो कौन सा O2 होता है? तो वो कौन सा O2 होता है? वो H2O का O2 होता है। तो बात क्लियर हो गई। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं की हुई है, बैलेंस कर लीजिएगा। बाकी ये रिएक्शन होती है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ये आपको रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। और ये किसकी O2 निकालता है? H2O को O2 निकालता है। तो बात क्लियर हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अगर इसको बैलेंस करना है तो लिख लीजिए 6 और 12, ये 6 और 2 हो जाएगा, 2 6, ये भी 6 होगा। लिख लिया। इसी तरीके से इसको मिटा दो। इसी तरीके से ये फ्लोरीन के साथ भी करता है। फ्लोरीन के साथ भी जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरीन के साथ बच्चों, फ्लोरीन के साथ F2 के साथ जब पानी की रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें HF मिलता है प्लस O2 गैस। ये भी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ। लिख लीजिए इसको भी, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये किसके बारे में बात हो गई? ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन वाला नेचर कैसा शो करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो बात क्लियर हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। किसकी? हाइड्रोलिसिस की ऑफ H2O। बच्चों जब हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O का मतलब होता है कि इसमें मतलब जो पानी में किसी कौन सा क्या चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, कौन चीज़ें नहीं सॉल्युबल होती हैं, ये हाइड्रोलिसिस। मतलब किसी को भी पानी के साथ अगर रिएक्शन करा दिया जा रहा है तो इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मोस्टली आप जब इसके बारे में लिखेंगे तो इन वाटर many of the compounds just like ionic compound and some covalent compound were dissolved in वाटर। मतलब कि वाटर में कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NaCl। जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी मेटल से बने हुए आयनिक कंपाउंड है, नॉन मेटल से बने हुए आयनिक कंपाउंड है, या फिर कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है, वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। यानी कि उनका हाइड्रोलिसिस कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है बच्चों? हाइड्रोलिसिस कराया जा सकता है। तो इतनी बात आप समझ गए।
हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो इस बात को लिख लीजिए। बात क्लियर हो गई? आइए इसमें समझते हैं। इसको मिटा दूं। P4O10 प्लस H2O की रिएक्शन कराई जाएगी बच्चों। तो इस केस में H3PO4 बनता है। क्या बनता है? H3PO4 बनता है। यानी कि हम इस केस में P4O10 का हम क्या करा रहे हैं? हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। यानी कि इसकी रिएक्शन पानी से करा रहे हैं, यानी पानी में घोल रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? H3PO4 मिल रहा है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल SiCl4 प्लस H2O गिव्स SiO2.HCl। इस केस में भी हमें क्या हो रहा है? SiCl4 जो कंपाउंड है, इसकी हम क्या करा रहे हैं? क्या करा रहे हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराना कुछ नहीं बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पानी में घोलना, पानी में किसी चीज को घोलना या पानी के साथ किसी चीज की रिएक्शन कराना, वो क्या है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको भी लिख लीजिए। इसी तरीके से N3- प्लस H2O की रिएक्शन कराई जाएगी। तो NH3 प्लस OH माइनस बनेगा। ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये 2- होगा, सॉरी 2-। ये किसके एग्जाम्पल से बच्चों? ये पूरे एग्जाम्पल हैं हाइड्रोलिसिस के। आपने इन कंपाउंडों का हाइड्रोलिसिस कराया, SiCl4 का या फिर N2- का या फिर किसका P4H10 का हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपको H3PO4 मिला और क्या मिला? SiO2 मिला और क्या मिला? अमोनिया गैस मिली। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस के बारे में। और ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? वाटर की। इतनी बात क्लियर हो गई? लिख लिए, मिटा दूं? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्जाम में वाटर का डायग्राम बनाने के लिए आएगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके बारे में समझना। हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाइड्रेटिंग में बच्चों ये होता है, हाइड्रोलिसिस तो आपने समझ लिया कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पानी में घोल देना या फिर किसी भी चीज़ की रिएक्शन पानी के साथ करा देना, यही क्या है? हाइड्रोलिसिस है। बट बच्चों हाइड्रेटिंग का मतलब होता है कि वो वाटर का मॉलिक्यूल अपने केमिकल फॉर्मूले में या फिर अपने साथ एग्जिस्ट कराए, या तो उसके साथ वो जुड़ा रहे, तो उस केस में उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रेटेड कंपाउंड कहा जाएगा या फिर हाइड्रेटेड प्रॉपर्टी कही जाएगी H2O की। लेकिन हाइड्रोलिसिस के केस में बच्चों ऐसा नहीं हो रहा था, वो खाली घुल करके एक नया कंपाउंड बना ले रहा था। लेकिन यहाँ पे नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बट वाटर उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है?
हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। इतनी बात क्लियर। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल लिख देता हूँ BaCl2.H2O। देखो यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा होगा BaCl2.H2O, यानी कि H2O इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? इसके साथ क्या हुआ है? इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ आपको दिख ही रहा होगा। क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है, मतलब ये रिएक्शन नहीं कर रहा है बट इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक तरीके से ये पूरा एक कंपाउंड बनाया हुआ है, पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया हुआ है। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा बच्चों? ये हाइड्रेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं CuSO4.5H2O। ये भी एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको आप ये भी कह सकते हैं Cu.H2O का होल 4 2- और SO4 2-.H2O. This is the complex, or you may say that coordination compound. कैसा कंपाउंड है बच्चों? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको। इसके अंदर का कुछ कंपाउंड है, इसके बाहर का कुछ कंपाउंड है, ये टोटली एक कंपाउंड है पूरा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी को मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखा है इस तरीके से, वैलेंसी ट्रांसफर करके यहाँ पे अटैच करके लिख दिया। बट यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो ये रहा हाइड्रेटेड कंपाउंड के बारे में। इसके अलावा ये रहा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और वाटर के बारे में कि कैसे वाटर होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस फेज में एग्जिस्ट करता है और क्या क्या कैसे कैसी रिएक्शन करता है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, जो तो आप इसी तरीके पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।